कपड़े हो या जूते चप्पल या फिर दवाइयाँ, भारत से न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट होने वाला कमोबेश हर सामान पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। इसके तहत न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में $20 बिलियन का एफडीआई भी करेगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की और क्या खास बात है, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, न्यूजीलैंड के साथ किया गया एफटीए कितना अहम है भारत के लिए? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में किया गया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में ये 7वां विकसित देश है जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और इस एफटीए की सबसे खास बात यह है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कमोबेश हर सामान पर न्यूजीलैंड ने अपनी ड्यूटी जीरो कर दी है, या फिर कहें कि 100% सामान पर न्यूजीलैंड ने अपनी ड्यूटी जीरो कर दी है। मिसाल के तौर पर अभी अगर भारत से गारमेंट जाता था, लेदर फुटवेयर प्रोडक्ट जाते थे या फिर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जाते थे तो उसमें 10% तक की ड्यूटी लगती थी। लेकिन जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमल में आएगा, ये 10% की ड्यूटी घट करके 0% हो जाएगी, यानी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अब भारत जो न्यूजीलैंड के सामान आएंगे उसमें 70% सामान पर भारत ने भी ड्यूटी में छूट देने की बात यहाँ पे की है एफटीए के तहत। तो आप पूछेंगे भारत में कौन सा सामान आएगा, तो अगर आप न्यूजीलैंड के कीवी, न्यूजीलैंड के एप्पल, इन सारे सामान के शौकीन है तो वो सारे सामान काफी ज्यादा भारत में सस्ते में आ सकेंगे। उस पर ड्यूटी में एक बड़ी रियायत भारत सरकार ने देने का फैसला लिया है। दो बातें और बहुत काफी महत्वपूर्ण है इस एफटीए की। पहली बात कि अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच में कारोबार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगले 15 साल में न्यूजीलैंड भारत में 2000 करोड़ रुपए का एफडीआई करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा होगा और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर लगाएगा। यानी यहाँ पे न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी से बना हुआ सामान बनेगा और सिर्फ भारतीय बाजार के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका एक्सपोर्ट हो सकेगा। और तीसरी जो सबसे खास बात यह है कि प्रोफेशनल्स के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए भी एफटीए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि 5000 वीजा का कोटा प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड ने रखा है भारत के लिए। भारत के लोग जो न्यूजीलैंड में जाएंगे पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक वहां पे नौकरी कर सकेंगे। ऐसे कई सारे करार किए गए हैं इस एफटीए के तहत। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आज बाजार में जबरदस्त जोश दिखा है। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी रही है। जानते हैं मार्केट का हाल आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए क्या है पूरी अपडेट? देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ यहां पर देखने को मिली और बाजार में अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखें तो आपको नजर आएगा कि शुरुआती सत्र से लगातार जो बढ़ने वाले शेयर है इनकी संख्या आपको ज़्यादा नजर आई। सेक्टर्स की बात करें तो सरकारी स्टॉक्स है, डिफेंस है, इसमें आपको खास एक्शन नजर आया। इसके अलावा फार्मा, मेटल्स, यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन आपको नजर आया डिफेंस की थीम में से शिप बिल्डिंग। अब आप देखिए, गार्डन रीच है, मजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड, सब में बड़े मूव्स देखने को मिले। साथ में कुछ खबरों के चलते जो स्टॉक्स हैं, जैसे केईसी इंटरनेशनल है, यहाँ पर हाईकोर्ट का फैसला कंपनी के फेवर में है, स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिली। जुपिटर वैगन्स में एक बड़ा मूव देखने को मिला और जीवीटीएनडी यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और ऑर्डर बिन के चलते एक बड़ा मूव आपको नजर आया। मेटल स्टॉक्स में लगातार बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। कॉपर लगातार नए लाइफ हाइज बना रहा है। सिल्वर में जो तेज़ी आ रही है इसका असर आपको हिंदुस्तान जिंक में नजर आएगा। लेकिन आज नाल्को और सेल यहाँ पर भी आपको खरीदारी नजर आई। साथ में कैपिटल मार्केट स्पेस में से आप देखें तो सभी स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिला। खबरों के बीच बीएससी लिमिटेड दिन के दौरान 3 से 4% के मूव्स इस स्टॉक में नजर आए। एमसीएक्स है, ग्रो, एंजल वन, इन स्टॉक्स में भी खरीदारी नजर आई। वही आपको बता दें, सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी है। एमसीएक्स पर सोना 1,36,000 तो चांदी 2,14,000 के पार निकल चुके हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड $4,400 और चांदी $70 के करीब पहुंच गए हैं। क्या है तेजी के कारण, बता रही है मनीषा गुप्ता। इस साल का सबसे बेहतर एसेट क्लास यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स उभरा है। सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम सभी में यहाँ पर तेजी है। जहाँ सोना चांदी ऑल टाइम हाइज पे है, प्लैटिनम 18 साल के हाइज पर है और पैलेडियम में 3 साल की बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। तो सोना 67% चढ़ा है, लेकिन चांदी में 137% की बढ़त है।
प्लैटिनम 132% चढ़ चुका है और पैलेडियम 100% की तेज़ी इस साल में यहाँ पर दिखा चुका है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिव हैं। एक तो जो ऑनगोइंग डिबेसमेंट ट्रेड है, रेट में कटौती की एक्सपेक्टेशन है, ग्लोबल डेट यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जियोपॉलिटिक्स फिर से यहाँ पर लौटा है क्योंकि हमने ईरान और इजराइल के बीच में यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ बढ़ते हुए देखी हैं और साथ ही साथ जो यूएस और वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी यहाँ पर सपोर्ट बना है। बाजार को लगता है कि जिस तरह का चांदी और प्लैटिनम में इस साल में डेफिसिट बनता हुआ नजर आया वो अगले साल भी यहाँ पर कैरी हो सकता है। डिमांड अच्छी खासी है, सप्लाईज में थोड़ी सी चिंताएं हैं, उसका सपोर्ट यहाँ पर है और लोगों ने अच्छे खासे रिटर्न्स देखे हैं तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन उभर के आई है। अब अगर 2026 की बात की जाए तो सोने में ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस मानते हैं कि हम $5,000 प्रति आउंस का लेवल यहाँ पर देखेंगे। मुनाफा वसूली अगर आती है तो वह $4200 के आसपास तक देखने को मिलेगी। चांदी में लोग ज़्यादा मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्योंकि चांदी भागी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी गिरावट के बाद खरीदारी आएगी और एक स्टेबिलिटी के साथ साथ कंसोलिडेशन यहाँ पर चांदी में बनेगा तो काफ़ी हद तक $55 से $75 प्रति आउंस की रेंज चांदी भी आपको अगले साल दिखा सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अरावली को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा पर राजस्थान में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर समेत कई जिलों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने 24 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। अभी 19 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा स्वीकार की थी और तब से इसे पर्यावरणविद और विपक्ष के नेता कुदरत विरोधी और डेंजर का आदेश बता रहे हैं। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि अरावली का 90% से ज्यादा एरिया संरक्षित है। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली में 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है और सरकार ग्रीन अरावली के लिए लगातार काम कर रही है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां जो स्ट्रक्चर है वो सारा संरक्षित है। फिर एक पहाड़ी जो 100 मीटर की है और दूसरी पहाड़ी जो है उसके बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है, कितना, उसमें जमीन है वो भी संरक्षित में आएगा, वो भी अरावली रेंज कहलाएगा। अरावली में एक एक्टिविटी जो माइनिंग एक्टिविटी भी है वो मैं आपको कह रहा हूं 0.19%, 1% से भी कम एरिया में ही माइनिंग हो पाएगी। साथ ही आपको बता दें, अरावली की पहाड़ियां सदियों से रेगिस्तान को थामने वाली एक प्राकृतिक दीवार रही है, लेकिन राजस्थान के पुष्कर के पास इसी दीवार में एक छोटा सा सुराग अब बड़ा खतरा बनता दिख रहा है। यहां अरावली की ऊंचाई सिर्फ 50 मीटर से नीचे रह गई है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियां हैं, वहीं से एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जहां से रेगिस्तान को रोकती है आगे बढ़ने से। रेगिस्तान जो आधे राजस्थान के बाद में अरावली के इसी रेंज में यहाँ पर रुकता है, उसके बाद में आगे अरावली रेंज शुरू होती है जो दिल्ली तक जाती है। ये तस्वीर देखिए कि अब इस तस्वीर से समझिए, सामने जो कटी हुई पहाड़ियाँ, हाईवे, ये हाईवे एक बनाया गया कुछ ही वक्त पहले, इसको जयपुर के लिए सीधा हाईवे निकाला गया जो बीकानेर को जयपुर से कनेक्ट करता है। इसके लिए इस पहाड़ी को काटा गया। ये अरावली की पहाड़ियाँ जिसको काटा गया, इसकी हाइट देखेंगे आप तो ये 50 मीटर से भी नीचे, लेकिन अरावली की पहाड़ी है। अब देखिए कि काट कर हाईवे बनाया गया। उसके दूसरी तरफ देखिए कि ये नागौर के साइड वाला सामने का हिस्सा जहाँ रेत का पहाड़ नज़र आ रहा है, यानी कि वो डेजर्ट का इलाका, इसके आगे रेत का पहाड़ है और इस रेत के पहाड़ को रोक रही थी ये अरावली। लेकिन क्योंकि जैसे ही हाईवे के लिए ये इतना बड़ा कट हुआ, उसके बाद में यही रेत मिट्टी उड़ उड़ कर आकर यहाँ दूसरी तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ पुष्कर की तरफ, यहाँ देखिए कि एक रेत का पहाड़ खड़ा हो गया। जहाँ नज़र डालेंगे ये पूरा रेत का पहाड़ है और ये रेत का पहाड़ आप देखिए कि दिखाता है ये आप देखिए कि पीछे अरावली का पत्थर का पहाड़, आगे रेत का पहाड़, क्योंकि ये यहाँ से जैसे ही काटी गई अरावली को उसके बाद में ये रेत का पहाड़ खड़ा हो। और जैसे जैसे अगर आगे से और अरावली रेंज की पहाड़ियाँ कटती है तो ये मिट्टी आगे बढ़ती जाएगी। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, समझते संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन बताइए, आखिर ये क्या है पूरा मामला?
जी, अगर अरावली पूरे पर्वत क्षेत्र की बात करें तो सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है उनमें ये पर रोहन से हम अगली लिंक में बात करेंगे कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता दें अरावली ने क्या है बिगाड़ा, तो जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि अरावली की जो पहाड़ियां है जो सदियों से रेगिस्तान को थामने वाली एक प्राकृतिक नेचर की दीवार बनकर खड़ी है, लेकिन राजस्थान के पुष्कर के पास इस दीवार में एक छोटा सा सुराग जो है वो बन चुका है और ये इसकी जो हाइट है वो 50 फीट की है। तो ये पूरा अरावली का जो मामला है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब अरावली के इस नई परिभाषा को स्वीकारा था, तब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको पर्यावरणविद और विपक्ष के नेता ने इनको काफी विरोध जताया था। हम रोहन से समझ रहे हैं क्या है ये पूरा मामला। रोहन बताएंगे। जी, अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से है। शुरुआत अगर कहें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात तक ये पहुंचती है और पूरे क्षेत्र के लिए कहें तो इसे ग्रीन लंग्स कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र के लिए, इसकी जो पर्यावरण की खूबियां हैं उसकी वजह से। लेकिन ये पूरा विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पिछले साल 2024 में एक कमेटी बनी थी केंद्र सरकार के नेतृत्व में, जिन्होंने परिभाषा तय करने के लिए कहा था। उसमें राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और अभी 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नई जो परिभाषा है उसे स्वीकार की, आखिर अरावली है क्या। और उसमें ये कहा गया कि अरावली वही पर्वत श्रृंखला होंगी जो कि जो आसपास की जमीन है उससे 100 मीटर ऊपर तक होंगी, उसे ही अरावली कहा जाएगा। साथ ही जो दो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच अगर 500 मीटर का डिस्टेंस है तो उसे एक ही श्रृंखला के अंदर माना जाएगा। ये मोटा मोटी परिभाषा दी गई। अब इससे जो पर्यावरणविद है उनका विरोध ये है कि ये एक बड़े एरिया को जो है माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए ये पूरी तरह से खोल देगा। हालांकि अब तक जो इसका स्टेटस रहा है अरावली का, सन 2000 के बाद से अब तक ये प्रोटेक्टेड रहा है, लेकिन अवैध रूप से चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी खनन हो रहा है। अब इनका जो पर्यावरणविद है, एक्टिविस्ट है, उनका ये कहना है कि अब इस नई परिभाषा के बाद एक बड़ा क्षेत्र माइनिंग के लिए खुल जाएगा। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें उन्होंने कही है कि एक तो पहली चीज़ की जो लोकेशन है अरावली का, वो तरह का नेचुरल बैरियर एक्ट करता है। अगर आप थार को देखें तो थार से आने वाली जो गर्म हवाएं, धूल भरी हवाएं हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है इस पूरे दिल्ली एनसीआर के जो रीजन है, उसमें एक तरह का जो है बदलाव होगा और इस एरिया का जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा। तब से लेकर सेव अरावली मूवमेंट जो है वो लगातार चला रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब तक जो प्रोटेक्टेड स्टेटस था वो अब खत्म हो जाएगा। हालांकि सरकार इसे नहीं मानती है। सरकार का कहना है कि ये जो है ये गलत जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि नई परिभाषा के बाद भी करीब 90% जो एरिया है वो संरक्षित रहेगा। साथ ही नई परिभाषा का ये मतलब नहीं है कि जो क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो जाता है उनमें हम खुली छूट दे देंगे माइनिंग की, क्योंकि बहुत बड़ा जो एरिया है वहाँ कंजर्वेशन अभी भी है, फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, तो वहाँ वैसे भी कंस्ट्रक्शन को छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन एक छोटा एरिया ज़रूर है, 1% से कम का एरिया है जहाँ की कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन माइनिंग जैसी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो ये एक तरह से पर्यावरणविद और जो एक्टिविस्ट हैं और जो सरकार के बीच है उनके बीच एक विवाद की वजह बन गया है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में, राजस्थान में, साथ ही हरियाणा में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इससे जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक परिभाषा तय की गई है ताकि जो अलग अलग राज्यों की परिभाषा थी उसे एक किया जा सके। जी रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा है। विमान ने दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की, जिसके बाद सभी यात्री और चालक दल से सदस्यों को सुरक्षित उतार लिया गया। डीजीसीए ने कहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान में तकनीकी समस्या आ गई थी और फ्लाइट क्रू ने दूसरे इंजन में इंजन ऑयल प्रेशर कम होने की सूचना देखी। कुछ ही देर में इंजन ऑयल प्रेशर 0 हो गया, जिसके बाद तुरंत विमान को वापस बुला लिया गया था। इस घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। क्रिसमस और नए साल पर गोवा या दूसरे पॉपुलर डेस्टिनेशन का हवाई किराया बढ़ जाता है। इस साल क्या है स्थिति, वो जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने।
ख्याति सूरती अपने परिवार और मित्रों के साथ गोवा में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हैं, लेकिन अहमदाबाद से गोवा का हवाई किराया आम दिनों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके चलते बजट प्रति व्यक्ति 40% तक बढ़ रहा है। हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गोवा के लिए प्लान कर रहे थे, सो टिकट्स पहले एयरफेयर देखे एंड राइट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि जाएं, पर रेट्स देखे बहुत हाई हो रहे हैं, 30-40% इंक्रीजमेंट हो रही है। सो नाउ थिंकिंग व्हाट टू डू, सो थिंकिंग ऑफ टू पोस्टपोन। गोवा में क्रिसमस और नए साल की धूम होती है। भारत के बड़े शहरों से गोवा का किराया आम दिनों की तुलना में 30 से 50% या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक सप्ताह में अहमदाबाद गोवा का किराया 3500 से 6000 पर पहुंच गया है। इसी तरह मुंबई, दिल्ली और बंगलुरु के किराए भी 2 गुना तक बढ़ गए हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार और एयरलाइन चाहते तो स्पेशल ट्रेनों की तरह स्पेशल फ्लाइट्स चला सकते थे। डीजीसीए और एयरलाइंस अगर आपस में मिलजुल कर अगर फ्लेक्सिबिलिटी रखती है और एडिशनल एयरक्राफ्ट वहां डिप्लॉय करती है तो ये एयरफेयर बहुत कंट्रोल हो सकता है और लोगों को जो परेशानी अभी उठानी पड़ती है वो उसमें से मुक्त हो सकते हैं। क्रिसमस, दिवाली, जन्माष्टमी, न्यू ईयर पर किराए ऐसे बढ़ते हैं कि यात्री भी ठगा हुआ महसूस करते हैं। सीजन और फेस्टिवल के नाम पर यात्री हमेशा ज्यादा पैसे ही देता है। अगर इस पर नियंत्रण आ जाता है तो न केवल टिकट आसानी से मिलेगी, लेकिन टूरिज्म सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपको बता दें, लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग बिना किसी डर के बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। इनसे बात की हमारे संवाददाता रिफत ने। बर्फ की सफेद चादर हर तरफ से बिछी हुई है और आप देख सकते हैं खूब नजारा यहाँ पे देखने को मिला। लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद अब यहाँ पे टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं। हजारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। काफी बेहतर अनुभव इनका रहा है। जिस तरीके से हमने लगातार टूरिस्ट से बात की। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सावन है। सावन, कहाँ से आप आए हैं? राजस्थान, जयपुर से आया हूँ। ओ, वहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ हर तरफ से बर्फ ही बर्फ। क्या कहना चाहेंगे? ये तो मतलब कुदरत का करिश्मा है। हम इसे ही देखने के लिए आए हैं और हम लोगों के आने से ही बाहर आई है यहाँ पे। अच्छा। हम कल आए हैं और साथ में स्नो लेके आए हैं। अब देखो, अब राजस्थान से भी स्नो लेके आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं बर्फ के साथ इर्द गिर्द। आप भीड़ भी देख सकते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे जमा है। हर कोई, आप बताइए, हर कोई हमसे बात करना चाहता है क्योंकि ये खुश है काफी। आप बताइए अपना अनुभव। सर, बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हूँ। इससे पहले कभी गिरते हुए फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहे हैं गुलमर्ग के अंदर। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये काफी खूबसूरत है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ज्यादा इस वक्त बर्फ गिर रही है और गिरते हुए जब बर्फ होती है तो उसका एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ इस वक्त बर्फ गिर रही है और यहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हर तरफ से व्हाइट कारपेट बिछी हुई है। डेकोरेटिव मटेरियल सेगमेंट में अपनी पहचान बना चुकी सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स ने मुंबई के पास थाने में भारत का पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपीरियंस स्टोर खोला है। सेंचुरी अरीना नेक्स्ट जनरेशन सेंटर है जिसमें कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन को कस्टमाइज करा सकते हैं। इस आधुनिक सेंटर में एक छत के नीचे ग्राहक, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और चैनल पार्टनर्स मिल जाएंगे। सेंचुरी एरिना का मकसद ट्रेडिशनल लैमिनेट और विनियर बाइंग को एक अलग एक्सपीरियंस में बदलना है। दिल्ली और कलकत्ता में सफल एरिनास के बाद मुंबई के मार्केट में भी कंपनी ने कदम रखा है। कंपनी का कहना है कि वो आगे ऐसे और सेंटर खोलेंगे। To be truly honest, the first time I heard about a tech-driven display center, I thought that it was a little bit of fiction because this concept had never been done before in our industry. But at Century, we have a problem, which is we love experimenting, we love ideating, and we're not afraid to fail. So we said that let's give it a shot. And I'm truly, truly amazed by what has come out. अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, क्लैरिटी से आता है और क्लैरिटी तब मिलती है जब दिमाग का शोर कम हो जाता है। ध्यान वही नॉइस कैंसल बटन है जो आपके डर और शोर को खत्म करता है। तो कैसे ध्यान आपके करियर को सही दिशा दे सकता है, इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।
आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।